इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज अभी न्यूज़ में है, एस्टीमेट कमेटी के बारे में, और महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज का स्टेटस कौन देता है और किस क्राइटेरिया पे मिलता है, ये भी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी और इकोनॉमी का मिक्स लेक्चर है, लेकिन इसे पॉलिटी की प्ले लिस्ट में रखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, अभी न्यूज़ में क्यों है। गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को शिफ्ट कर दिया है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज है जो इस मंत्रालय के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज इसका नाम था, लेकिन पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट इससे निकाल लिया, तो ये कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कर दिया। तो इस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अब 6 डिपार्टमेंट हो गए, पहले 5 डिपार्टमेंट आते थे इस मिनिस्ट्री के अंदर। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है देखेंगे हम, और इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछती है कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके अंदर है, पूछ लेती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक इंटरप्राइजेज इस मिनिस्ट्री का नाम था, तो अब पब्लिक इंटरप्राइजेज इससे निकल गया और अब इसका नाम सिर्फ रह जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट हो गए। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में पहले जानते हैं डिटेल से। ये एक नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट किस लिए काम करता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए। ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनीज, उन्हीं को बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तरह के लिए नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, मतलब इनके लिए पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसी बनाता है, इनके लिए रूल्स वगैरह बनाता है इनसे रिलेटेड। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो कंपनीज वगैरह होती हैं, तो ये कंपनी क्या है, ये ऐसी कंपनी होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। देखो कोई भी कंपनी बनती है, टोटल जितना पैसा लगा है उसमें से अगर 51% गवर्नमेंट ने दिया है बनाने के लिए, जो सब कुछ दिया है, तो 51% गवर्नमेंट ने दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी 51% हो गई, यानी कि 51% हो गई या उससे ज़्यादा हो, तो ये इसलिए इनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी होती है 51% या उससे ज़्यादा। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये पॉलिसी गाइडलाइंस बनाता है इनके लिए, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए ये बनाता है, और इनकी इवोल्यूशन करता है, ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल डेलीगेशन देता है इन्हें, जो पर्सनल मैनेजमेंट करना हो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में वो करता है। मतलब जो अधिकारी, मतलब इनमें कर्मचारी काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है इन कंपनीज में, सब कुछ कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ये करता है सारा कुछ काम। सारी जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनको कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है ये पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे के रिगार्डिंग इनको। और इस हिसाब से अब ये डिपार्टमेंट क्या बन गया है? 6th डिपार्टमेंट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में? पहले 5 कौन कौन से थे? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दीपम। तो ये डिपार्टमेंट थे। अब इनके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ये 6 डिपार्टमेंट बन गया। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट आप नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखिए और याद करिए। अब इसको शिफ्ट कर दिया है किससे? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया इस डिपार्टमेंट को। तो इस तरह से ये असेट मोनेटाइजेशन, एक्सपेंडिचर वगैरह सबकी मॉनिटरिंग करेगा ये, इसकी सबकी एफिशिएंटली मॉनिटरिंग होगी इस डिपार्टमेंट की, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंडर आ गया है, तो एफिशिएंटली मॉनिटरिंग होगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, असेट मोनेटाइजेशन की, और सीपीएससी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी मॉनिटरिंग होगी अच्छे से, तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इसके बारे में। एक जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी 3rd लोकसभा जब हुई थी 1962 से 67 में, उसने रिपोर्ट दी थी। उसने बोला था कि एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बनाई जाए, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटिंग यूनिट, जो क्या करे, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका अप्रेजल कर सके, मूल्यांकन कर सके, असेसमेंट कर सके, मॉनिटरिंग कर सके कि उन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस की है, कितना प्रॉफिट हुआ है उनको, क्या क्या काम किए उन्होंने, इनकी मॉनिटरिंग कर सके, अप्रेजल कर सके, एक ऐसी यूनिट बनाई जाए। उसके बाद से 1965 में गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये एक ब्यूरो बना दिया, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज 1965 में बनाया। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज नहीं बनाया, अभी क्या नाम है इसका? ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज 1965 में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही बनाया ये। 1985 में क्या हुआ, इस ब्यूरो को
इस ब्यूरो को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकाल दिया, किसका पार्ट बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का। और 1990 में 1990 में ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को बदल के नाम रख दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो उस 1990 से इसका ये नाम है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहा था, हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन अब कर दिया 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करेगा अब ये। इसके मेजर फंक्शन क्या होते हैं, इसके मेजर फंक्शन है कि जनरल पॉलिसी बनाना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए, कोऑर्डिनेशन करना पॉलिसी बनाने में, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन या क्लोजर करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, उनका मैकेनिज्म यही तैयार करता है। किसी कंपनी को बंद करना है या किसी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना है, तो ये सारा काम ये देखता है। और एडवाइस देता है कि कंपनी कोई डूब रही है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में जा रही है, तो उसको कैसे रिवाइव करना है, इसके लिए एडवाइस भी ये देता है ये डिपार्टमेंट। और जो भी एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के, तो उन्हें क्या करता है, काउंसलिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, रिहेबिलिटेशन करता है उनकी, किसके थ्रू, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस में है और रिटायरमेंट लेना चाहता है वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहता है, तो क्या होता है, लगभग 15 साल जिसने सर्विस कर ली होती है, तो ये फैसिलिटी दी जाती है, गवर्नमेंट अधिकारी हो कोई भी, तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारी की काउंसलिंग भी करता है डिपार्टमेंट। अब जो रत्ना स्टेटस देते हैं, रत्ना, मिनी रत्ना हो गया, नवरत्ना हो गया, महारत्ना हो गया, ये कंपनीज को स्टेटस देता है ये डिपार्टमेंट कैटेगराइज करता है कौन सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, कौन सी कंपनी, क्या बोला जाएगा उसको, मिनी रत्ना बोला जाएगा, नवरत्ना बोला जाएगा, महारत्ना बोला जाएगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है ये। अभी हमारे कंट्री में रिसेंटली 10 महारत्ना कंपनी है और 14 नवरत्ना है और 74 मिनी रत्ना कंपनी है। तो किस किस बेस पे डिवाइड करता है, इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे मिनी रत्ना स्टेटस कैसे मिलता है। मिनी रत्ना स्टेटस देखो, ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 1997 में, ये एक पॉलिसी बनाई थी, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको मोर एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाना है, इसकी जो ऑटोनॉमी को इन्हेंस करना है, मतलब ज़्यादा पावर दे दी गई थी इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, अपना रूल्स नियम वगैरह खुद बना सकें, ऐसी पावर दी थी 1997 में गवर्नमेंट ने। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और मिनी रत्ना कैटेगरी 2। मिनी रत्ना में उनको रखते हैं जिनका प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर में, पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली उनका प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो। प्रॉफिट की बात हो रही है, लाभ, एक साल में एनुअली 30 करोड़ से ज़्यादा उनका लाभ रहा हो, उन्हें रखते हैं मिनी रत्ना स्टेटस 1 में। और मिनी रत्ना 2 में किसको रखते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में उन्हें रखते हैं पिछले 3 साल में जिन्हें प्रॉफिट हुआ है, भले कितना ये नहीं देखते, बस प्रॉफिट हुआ उन्हें, चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब पिछले 3 सालों में प्रॉफिट होता जा रहा है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता जा रहा है, तो उन्हें रखते हैं। और दूसरा क्या इनके लिए क्राइटेरिया, मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो डिफॉल्ट ना हो। ऐसा नहीं है उसने बैंक से लोन लिया, लोन नहीं लौटा पाया हो, डिफॉल्ट नहीं होगी वो कंपनी, लोन लेकर लोन भरा हो उसने, बैंक से लोन लिया तो। नेक्स्ट क्या है क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि वो क्या है, गवर्नमेंट से बजट पे डिपेंड ना हो, कि बजट पास होगा, गवर्नमेंट बजट में से कुछ पैसा मुझे देगी, कंपनी सोच रही हो, उस पर डिपेंड ना हो, अपना खर्चा खुद चलाए, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उससे ही प्रॉफिट कमाए और खर्चा चलाए, उसे कैटेगरी 2 में रखते हैं। और कैटेगरी 1 में किसे रखते हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा एनुअली लास्ट 3 ईयर में जिसका प्रॉफिट रहा है उसे रखते हैं। और कैटेगरी 1 में कौन कौन सी कंट्री ये आती हैं कंपनी, ऐसी कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनी रत्ना है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसरो की एक ब्रांच है, ये एक मिनी रत्ना स्टेटस दिया हुआ है इसको। और कैटेगरी 2 में आती है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप एंड कंप्रेस लिमिटेड, ये कंपनी आती है मिनी रत्ना। ये कुछ एग्जाम्पल है, याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नवरत्ना। नवरत्ना स्टेटस भी ये स्कीम बनाई थी 1997 में। ये आइडेंटिफाई किया जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऐसी कंपनियों को ही, ताकि उन्हें एडवांटेज दिया जा सके और उन्हें सपोर्ट किया जा सके, ताकि वो ग्लोबली अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, मतलब इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस लगा सके, कंपनी लगा सकें। इनको प्रमोट करने के लिए ऑटोनॉमस बनाया गया, मतलब कुछ पावर दी गई, अपना रूल्स वगैरह नियम वगैरह खुद बना सकें। लेकिन नवरत्ना कब बनाते हैं, जब कोई कंपनी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आ जाती है, उसको बाद में देखते हैं कि हाँ ये अब नवरत्ना स्टेटस देने के काबिल है, तो उन्हें शेड्यूल 1 में रख देते हैं CPSCK में, जो ऑब्टेन करती हैं एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग, वो अडॉप्ट करती हैं। और उनका देखते हैं 6 क्राइटेरिया होते हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं 6, जिनके बेस पे देखते हैं। और लास्ट 5 ईयर में उन्होंने कम से कम कंपोजिट स्कोर 60 या उससे अबव उन्होंने हासिल किया हो। इन जो 6 क्राइटेरिया हैं, जो 6 पैरामीटर हैं, उनमें ये कम से कम 60
मतलब 100 नंबर दिए जाते हैं, उनमें से 60 नंबर या उससे ज़्यादा उन्होंने स्कोर किए हों। मतलब ये 6 पैरामीटर हैं, इनमें अच्छी खासी उन्होंने एक तरह से अप्लाई किए हों, एक तरह से उन्होंने इनमें अच्छा खासा काम किया हो, यानी कि उनका नेट प्रॉफिट हो टू नेटवर्थ, उनका प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं है लॉस में जा रही हूँ। और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का तो स्टेटस मिलेगा, यानी कि 30 करोड़ से तो ज़्यादा ही उनका प्रॉफिट हो रहा है लास्ट 3 ईयर में, क्योंकि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में तो तभी रखी जाती है ना 30 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो उनका पिछले 5 सालों में 30 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा हो प्रॉफिट, तभी उन्हें रखा जाता है, तो मिनी रत्ना का स्टेटस मिला हुआ हो। नेक्स्ट क्या हो, यानी कि नेट प्रॉफिट हो रहा हो उन्हें। और क्या क्राइटेरिया, दूसरा 6 पैरामीटर है। 6 सेकंड है कि मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखी जाती है कि मैन पावर कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन में। नेक्स्ट ये देखा जाता है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉयड देने के बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को काटने के बाद, मतलब पहले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितना है, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कंपनी का कितना कमा रहा है ये देखा जाता है। इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस, कोई कंपनी मान लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस है उनकी, इंटर सेक्टरल परफॉर्मेंस क्या है ये देखा जाता है। तो मेनली ये 6 क्राइटेरिया आपको याद नहीं रहने वाले, आपको याद कर रखना है जब किसी कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिल जाता है तो उसके बाद उसे दिया जाता है नवरत्ना स्टेटस, और उसके 6 पैरामीटर हैं, समझ गए। और इसमें कंपनी का एग्जाम्पल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कुछ नवरत्ना कंपनी है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, वो आपको याद करना जरूरी नहीं है। 14 कंपनियां हैं नवरत्ना, 14 और 10 महारत्ना है और 74 मिनी रत्ना है। अब महारत्ना कब दिया जाता है, महारत्ना स्टेटस की देने की स्कीम चलाई गई मई 2010 में। ये दिया गया कि ग्लोबली भी अच्छे से दूसरे देश में कोई कंपनी की ब्रांच खोली है और वहाँ भी अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है, उस कंपनी को स्टेटस दिया जाता है। और तब दिया जाता है जब उसको नवरत्ना का स्टेटस मिला हो, पहले नवरत्ना का स्टेटस मिला है कंपनी को तभी दिया जाता है। और उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो शेयर वगैरह लिस्टेड हों कहाँ पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट कर दियो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर वगैरह मतलब मेंशन हो, लिस्टेड हो, तो ये भी देखा जाता है। और कुछ क्राइटेरिया क्या है, पिछले 3 सालों में उसका एनुअल टर्नओवर, पिछले 3 सालों में उसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा का रहा हो, और नेट वर्थ रहा हो पिछले 3 सालों में लगातार, एनुअल एवरेज देखा जा रहा है, ये पिछले 3 सालों में लगातार एनुअल एवरेज देखा जा रहा है, तो 15,000 से ज़्यादा नेट वर्थ रहा हो। एनुअल टर्नओवर कितना रहा हो पिछले 3 सालों में एवरेज 25,000, एनुअल एवरेज नेटवर्थ कितना रहा हो 15,000, या फिर प्रॉफिट रहा हो, एनुअल नेट प्रॉफिट रहा हो 5,000 करोड़ का पिछले 3 सालों में एनुअल एवरेज रहा हो, मतलब पिछले 3 सालों में एवरेज निकाले 5,000 कम से कम हर साल में, पिछले 3 सालों में 5,000 का प्रॉफिट रहा हो तब देते हैं। या फिर उसकी ग्लोबली सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हो, मतलब बाहर भी उसकी कंपनियां हो, और ऐसी कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया, ये कुछ एग्जाम्पल है महारत्ना के। तो इस बेस पे दिया जाता है स्टेटस। अब ये एस्टीमेट कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफली। ये कमेटी देखो सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में बनाई गई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारी कंट्री पर राज हुआ करता था, रूल हुआ करता था 1920 में। आपने सब ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मोंटेगू या जो बुक है लक्ष्मीकांत की उसमें पढ़ा होगा, मोंटेगू चैम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1919 का। इसके अंदर ये प्रोविजन था कि एस्टीमेट कमेटी बनाई जाएगी, और 1920s में ये बनाई गई कमेटी सबसे पहले, 1921 के लगभग बनाई गई सबसे पहले एस्टीमेट कमेटी। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारे आज़ाद भारत में सबसे पहले ये कमेटी बनाई गई 1950 में, 1950 में एस्टेब्लिश की गई सबसे पहले। ये कमेटी एग्जामिन करती है एस्टीमेट का मतलब अनुमान, कि बजट कितने का लगे होगा साल का, और कितना एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को। कुछ और भी फाइनेंशियल कमेटी है एस्टीमेट कमेटी की तरह, जो फाइनेंशियल जो एस्टीमेट लगाती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इनका एस्टीमेट लगाती है, ये सब कुछ कंपनी है, मतलब कमेटी है इसमें। तो ये एस्टीमेट कमेटी पढ़ रहे हैं हम ही। इसके मेंबर कितने होते हैं, इसके 30 मेंबर होते हैं, और सारे के सारे इसके सदस्य लोकसभा से आते हैं, सब के सब लोकसभा से इलेक्शन होता है। इन्हीं मेंबर में से, लोकसभा के 543 मेंबर में से इलेक्शन होगा, 30 मेंबर, मतलब कुछ मेंबर खड़े होंगे, जो इलेक्शन में जीत जाएगा उसको होगा। और इलेक्शन कौन करता है, लोकसभा के मेंबर ही वोट करते हैं, लोकसभा के मेंबर वोट करते हैं। कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं,
ये करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो रैंक्ड सिटी रूल एक है, रैंक्ड सिटी रूल कैसे होता है, इसकी वोटिंग रैंक्ड सिटी वोटिंग कैसे होती है, ये लेक्चर बना हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, उसमें बताया हुआ अच्छे से। इसमें कुछ ऐसे होता है, शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे मान लो 4 सदस्य एक सीट पे खड़े हैं, तो 1 2 3 4 नाम होगा, तो प्रेफरेंस दी जाती है कि मैं मान लो पहले इसको दूसरे नंबर को देना चाहता हूँ पहली प्रेफरेंस। मान लो ए बी सी डी आदमी है, ए बी सी डी आदमी है, ए बी सी डी आदमी का नाम है, मैं बी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये इलेक्ट ना हो तो फिर दूसरे नंबर में मैं चाहता हूँ सी हो, तीसरे पे ए हो, चौथे पे डी हो, ऐसे कुछ प्रेफरेंस देते हैं प्रेफरेंस। और जब ये काउंट होते हैं ना बालेट, ये बालेट पेपर होते हैं, इस पर हमने वोटिंग दे दी, जो लोकसभा के मेंबर वोटिंग करेंगे कि ए बी सी डी को मेंबर को प्रेफरेंस दे देंगे। मान लो बी ने सबसे हाईएस्ट 1 प्रेफरेंस हाईएस्ट की है, लेकिन वो 50% से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाया वोटिंग, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिले वो काउंट करते हैं। अगर उसमें मान लो सेकंड और फर्स्ट प्रेफरेंस मिला के ए को ज़्यादा मिल गई वोट, तो ए इलेक्टेड हो जाएगा, ए चुना जाएगा। तो ऐसे कुछ होता है। डिटेल में समझना तो आप उस लेक्चर को जाकर देखिए, रैंक्ड सिटी वोटिंग सिस्टम, ये पॉलिटी की प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। तो ये इस मेथड के थ्रू इलेक्शन होता है, इलेक्ट होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो कोई मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री वगैरह या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये मिनिस्टर जो होते हैं इसका ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही इसका चेयरमैन बन सकता है एस्टीमेट कमेटी का। लेकिन जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट कौन करता है, वो स्पीकर करते हैं इसकी नियुक्ति, चेयरमैन की, अध्यक्ष की, इस कमेटी के अध्यक्ष की। और चेयरमैन हमेशा रूलिंग पार्टी या कॉलिशन से आता है। रूलिंग पार्टी जो सत्ता में, जैसे बीजेपी अभी सत्ता में, इसका कोई भी मेंबर बना देंगे जो मिनिस्टर नहीं है, इसका चेयरमैन बना देते हैं एस्टीमेट कमेटी का। या गठबंधन की सरकार बनी है, उनमें से किसी का मेंबर बना देते हैं इसका चेयरमैन। इसके फंक्शन क्या होते हैं, मतलब इसके रोल क्या क्या होते हैं, ये कमेटी रिपोर्ट देती है इकोनॉमी और एफिशिएंसी के एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितनी एफिशिएंसी से एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, और पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने ये सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को। या फिर कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताती है कि इस पॉलिसी को ना अप्लाई, मतलब इम्प्लीमेंट करो, आप दूसरी पॉलिसी दो, ये सब देती है कि ताकि एफिशिएंसी और इकोनॉमी आ सके हमारी कंट्री में। ये कमेटी कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर वर्क करती रहती है, काम करती रहती है, सारी जो प्रोसीडिंग है उसको एग्जामिन करती रहती है। और इसी वजह से इस कमेटी को कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं, कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल ये काम करती है। और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, बजट कितना होना है, कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है, और खर्चे से क्या क्या हासिल किया है, ये सब अनुमान लगाती रहती है ये कमेटी, एस्टिमेट करती रहती है। क्योंकि एस्टिमेट का मतलब ही है अनुमान लगाना, इमेजिन करना, तो ये एस्टिमेट करती रहती है। तो इसीलिए पूरे साल करती रहती है, कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी बोला जाता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ यही था।